नमस्ते दोस्तों, टैली फॉर बिजनेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे टैली प्राइम में जीएसटी के कौन से फीचर्स अवेलेबल है जो आपके बिजनेस में यूजफुल हो सकते हैं। हम एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं और उसमें चेक करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा क्रिएट कंपनी, उसमें मैं नाम दे देता हूं कंपनी का, लेट्स से सचिन एंटरप्राइजेस, और स्टेट में ले लेता हूं महाराष्ट्र। आप आपका स्टेट चूज कर सकते हैं यहां पर। एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2022। हम चले जाते हैं यहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो जीएसटी का फीचर बाय डिफॉल्ट यहां पर यस दिख रहा है। टीडीएस, टीसीएस, वैट, एक्साइज, ये सारे फीचर यहां पर नो दिख रहे हैं। कंपनी में जैसे कि जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो बाय डिफॉल्ट ये यहां पर यस है, आप इसको नो भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपको आपके पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं सो यू कैन डिसेबल दिस फीचर। यहां पर मैं इसको यस कर देता हूं। यस करने के बाद जो स्टेट मैंने कंपनी क्रिएशन में लिया था वो स्टेट बाय डिफॉल्ट यहां पर आ गया है। ओके, फिर हमको यहां पर पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, कि आपका जो बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, कॉम्पोजिशन है या रेगुलर है। ओके, हम रेगुलर सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। एसएसई ऑफ अदर टेरिटरी, ये फीचर उन बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सिमिलर बिजनेस जोन में एग्जिस्ट करते हैं। इन दैट केस आप इसको एनेबल कर सकते हैं, तो उसके जो बेनिफिट रहेंगे वो आपको ये कंपनी में एप्लीकेबल हो जाएंगे। अभी के लिए हम इसको नो रखते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, ये जो डेट है ये आपकी बुक्स बिगिनिंग डेट से डिफरेंट हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका बुक्स स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन आपने जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करवाया है। सो दैट मैं यहां पर एक डेट ले लेता हूं 1 जुलाई। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अप्रैल से लेके जुलाई तक के जो बिल्स बने हैं या जो आपने बनाए हैं उसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन 1 जुलाई से जो बिल आप नया एंटर करोगे उसके अंदर वो जीएसटी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। डन। यहां पर मैं वापस 1/4/2022 ले लेता हूं कंसिडरिंग फ्रॉम द बुक्स बिगिनिंग। देन जीएसटी IN, एक जीएसटी नंबर मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, उसको मैं यहां पर Ctrl+V दबा के पेस्ट कर देता हूं। देन पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1, जो आप GSTR1 फाइल करोगे वो मंथली फाइल करने वाले हो या क्वार्टरली फाइल करने वाले हो, इसके बेस पे वो जीएसटी की रिपोर्ट आपका प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। यहां पर मैं मंथली ले लेता हूं। सेट एंड अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, ओके, इसको मैं यस करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ये लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस जो आप सेल कर रहे हो और वो जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर जीएसटी क्लासिफिकेशन में कैरी करता है। ओके, आपके हर प्रोडक्ट के जीएसटी के नंबर या डिस्क्रिप्शन डिफरेंट नहीं है। जो आप सेल करते हो, परचेस करते हो, उसमें ऑफकोर्स डिफरेंट आने वाले हैं, लेकिन जो आप सेल करते हो वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, अगर वो कॉमन जीएसटी नंबर को रेफर करता है तो आप यहां पर एनेबल कर सकते हो, सो दैट आपको ईच एंड एवरी प्रोडक्ट या फिर ईच एंड एवरी सर्विस पे इंडिविजुअली डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने कंपनी लेवल पे डिफाइन कर दिया है सो वो सारे आपके इनवॉइसेस में फॉलो करेगा। ओके, यहां पर लेट्स से मैं ले लेता हूं स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर एग्जांपल, डिस्क्रिप्शन HSN में ले लेता हूं। ओके, देन टैक्सेबिलिटी, अननोन है, एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या टैक्सेबल है। ओके, यहां पर जो आपको एप्लीकेबल हो रहा है वो आप यहां सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द नील रेटेड, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। मैं यहां पर अभी टैक्सेबल ले लेता हूं। ओके, इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहां मैं टाइप कर देता हूं 18%। इन केस सेस एप्लीकेबल है सो आप यहां पर सेस ले सकते हो। ओके, और मैं ये फॉर्म को सेव कर देता हूं। अभी आपने सोचा होगा कि इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी डिफाइन करने का तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं है। टैली ने वो इंटरनली इंप्लीमेंट किया हुआ है कि अगर आपका आईजीएसटी 18% है तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी 9 कंसीडर कर देगा। अगर आपने यहां पर 5% डाला हुआ है तो वो 2.5% ऑटोमेटिक कंसीडर कर देगा। ओके, इसको अभी हम सेव कर देते हैं। देन एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट्स,
ओके, एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट्स, इसका मतलब ये है कि जैसे जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है, सेल करने के टाइम पे। ओके, नाउ कंसीडर द बिजनेस सिनारियो जहां पर आपने एक ऑर्डर रेज कर दिया है और उसके सामने आपको एडवांसेस आ रहे हैं और आपका बिल फिर लास्ट में बनने वाला है फॉर एग्जांपल। ओके, सो जो एडवांस रिसीट होती है वो पर्टिकुलर मंथ में आपको वो एडवांस रिसीट के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करके डिपार्टमेंट को पे करना होगा। ओके, सो अगर आपका बिजनेस इस एडवांस रिसीट्स कलेक्ट करता है और उसका क्वांटम ज्यादा है तो आप आपके सीए से कंसल्ट करने के बाद ये फीचर को यस कर सकते हो, सो दैट एडवांस रिसीट के ऊपर भी आप जीएसटी कैलकुलेट करके पे कर पाओगे। और फिर लास्ट में जब भी आप बिल बनाओगे तभी बिल बनाने के टाइम पे आपने जो एडवांस रिसीट्स के ऊपर जीएसटी पे कर दिया है और जो बिल अमाउंट आया है उसके ऊपर का जो जीएसटी है, ये दोनों में से जो व्हिचएवर इज हायर रहेगा, मतलब जो डिफरेंस रहेगा वो आपको पे करना आएगा, अदरवाइज यू कैन क्लेम अ क्रेडिट। सो इसको मैं अभी नो रखता हूं। ओके, एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। ओके, सो नीचे देखो क्या लिखा है, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। सो आपको किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है, वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है व्हाट, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। सो लेट्स से आपका बिजनेस ऐसे डीलर्स के साथ बिजनेस करता है जिस लाइक वेंडर जिसको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपने जो मटेरियल उनसे परचेस किया है वो जीएसटी में एप्लीकेबल है, सो दैट आपको उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करके पे करना होगा। ओके, बिकॉज दैट टैक्सेबल मटेरियल यू हैव परचेस्ड फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड डीलर, सो द टैक्स कैलकुलेट करके पे करने की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। सो एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, सो आप इसको यस कर सकते हो इन दैट केस। काफी टाइम में जब भी आप सर्विस लेते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सो कॉन्ट्रैक्टर के पास जीएसटी नहीं रहता है लेकिन आपने वो सर्विस ली है और वो सर्विस टैक्सेबल है, सो दैट आप जो रिवर्स चार्ज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आपको उसको पे करना होगा और इनपुट भी ले सकते हो आप। सो ये जो रिवर्स चार्ज है उसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो ये रिवर्स चार्ज है उसके ऊपर पूरा मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा विद एग्जांपल्स, सो यू कैन रेफर दैट वीडियो सेपरेटली। एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको मैं यस कर देता हूं। सो कुछ नया फॉर्म नहीं आया, डोंट वरी। जीएसटी क्लासिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि आपने कोई एक क्लास बना दिया है और वो एक क्लास ऑफ जीएसटी का टैक्स रेट और एचएसएन नंबर यू वांट टू अप्लाई टू ऑल योर प्रोडक्ट्स। ओके, सो ऊपर अभी हमने एग्जांपल क्या लिया था यहां पर कि कॉमन जीएसटी है तो इसको यस करना है और डिफाइन कर देना है। मान लो कि आप ऐसे बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस में हो जहां पर मल्टीपल जीएसटी एचएसएन नंबर एप्लीकेबल हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, सो दैट यू कैन हैव क्लासिफिकेशंस। सो आप सेट ऑफ 2 और 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन बना दीजिए और 4 क्लासिफिकेशन बना दीजिए, फिर आपके जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे आपको हर एक प्रोडक्ट में अंदर जाके डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने क्लासिफिकेशन को अटैच कर दिया, सो वो ऑटोमेटिक उसको फॉलो करेगा क्लासिफिकेशन के रेट्स को। अंडरस्टूड? देन प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स, सो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड बॉन्ड्स, राइट। सो अगर आपके बिजनेस ने एक्सपोर्ट के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जनरेट करवाया हुआ है और आप एक्सपोर्ट के ऊपर अलग से जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहते हो, इन दैट केस आपको एलयूटी का नंबर डिफाइन करना होगा। सो यहां पर जो एलयूटी नंबर आप डिफाइन करोगे वो आपके टैक्स इनवॉइस में प्रिंट हो जाएगा, सो दैट वो इनवॉइस के ऊपर जीएसटी अगर नहीं रहेगा तो भी वो एलयूटी नंबर रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स से एलयूटी व्हाटएवर नंबर, राइट, एप्लीकेबल फ्रॉम, तो ये एलयूटी नंबर आपको कब से मिला है, सो यहां पर आप उसकी डेट डाल सकते हो। सो लेट्स से 1/4/2022 को मिला था और ये वैलिड रहेगा टिल 31/3/2023। मुझसे ज्यादा आपको पता रहेगा अगर आपने एलयूटी निकाले हैं तो। एलयूटी की एप्लीकेबिलिटी होती है क्योंकि उसको हर साल या डिफाइंड पीरियड पे रिन्यू करवाना होता है, राइट। एक्सेप्ट। अब आते हैं ई वे बिल applicable. See again, e-way bill is part of your GST umbrella, right? So that feature is available right here only. अगर आपके बिजनेस में ई-वे बिल एप्लीकेबल है तो आप इसको यस कर दीजिए और कोई पर्टिकुलर डेट से एप्लीकेबल हुआ है या होने वाला है तो आप वो डेट यहां डिफाइन कर सकते हो। सो लेट्स से 1 अप्रैल से आपकी बुक्स बिगिनिंग हुई है, 1 जुलाई से आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है
लेकिन 1 सितंबर या दिसंबर से आपका ई वे बिल एप्लीकेबल हुआ है, सो दैट वो डेट आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। सो उसके पहले के ट्रांजेक्शन में ई वे बिल एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। जो डेट यहाँ डिफाइन करोगे वो डेट से वो ई वे बिल कंसिडर करना स्टार्ट कर देगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके, अब यहां पर पूछ रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स। ओके, सो जो ई वे बिल जनरेशन रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, तो लाइक इनवॉइस वैल्यू पे वो कैलकुलेट होगा, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स के वैल्यू के ऊपर वो कैलकुलेट होगा, या फिर टैक्सेबल गुड्स के वैल्यू के ऊपर वो कैलकुलेट होगा। सो इसका मतलब देखो अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है ना। तो आप मुझे चैट में फिर वापस क्वेश्चन करोगे, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक जैसे इनवॉइस वैल्यू है, सो इनवॉइस वैल्यू मतलब वो आपका फाइनल इनवॉइस वैल्यू को कंसीडर कर देगा। लाइक आपने 3-4 प्रोडक्ट लिए हैं, फिर आपने पैकिंग चार्ज लगाया है, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाया है, CGST SGST वॉट लगाया हुआ है, राउंड ऑफ लगाया हुआ है, और फिर फाइनली एक बिल का वैल्यू बना है। सो दैट ई-वे बिल विल एप्लीकेबल ऑन इनवॉइस वैल्यू, राइट। देन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू है, एंड टैक्सेबल गुड्स वैल्यू है। सो जैसे टैक्सेबल गुड्स वैल्यू हो गया, मतलब जैसे मान लो कि आपने 3 प्रोडक्ट लिए हुए हैं। ओके, अभी वो तीनों का जो 50,000 हो रहा है, और नीचे आपने मान लो पैकिंग चार्जेस या फिटिंग चार्जेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगाया हुआ है, ये कंपोनेंट जीएसटी में नहीं आ रहा है फॉर एग्जांपल। सो वो क्या करेगा, 50,000 को कंसिडर कर देगा ई-वे बिल के लिए। In normal cases, businesses are following the invoice value because the other elements are also part of your GST taxability, right? So you can go ahead with the invoice value. If you have a different opinion, then you can check with your CA and or consultant, and you can choose the option available here. So यहाँ पर है threshold limit. ई-वे बिल जनरेट होने की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी रहेगी? सो बाय डिफॉल्ट जो डिपार्टमेंट से एप्लीकेबल है वो 50,000 है। इन फ्यूचर लेट्स से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अभी 25,000 से ऊपर वाले को भी ई-वे बिल जनरेट करना होगा। सो आपको टैली का अपडेट आने तक की वेट नहीं करनी है, सिर्फ आपको यहाँ पर आके 25,000 टाइप करना है और कंटिन्यू करना है। सो एप्लीकेबल फ्रॉम डेट अगेन आपकी चेंज हो जाएगी, और फिर वहां से 25,000 हो जाएगा। सो जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन रहेंगे वो आपके इंटैक्ट रहेंगे, राइट। सो यहां पर मैं 50,000 ले लेता हूं वापस। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, सो विद इन योर स्टेट, और उसकी अगर कोई डिफरेंट वैल्यू है तो वो आप यहां पर डाल सकते हो। देन प्रिंट ई-वे बिल विथ इनवॉइस। ओके, सो एक हो गया आपका इनवॉइस कॉपी और एक हो गया आपका ट्रांसपोर्ट और ई-वे बिल। सो अगर आपने ये यस किया है तो टैली क्या जादू करेगा? सो टैली क्या करेगा कि जब भी आप इनवॉइस का प्रिंट निकालोगे तो उसके साथ साथ ई-वे बिल का भी प्रिंट निकल जाएगा, सो दैट आपको अलग से प्रिंट निकालने, ई-वे बिल जनरेट प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आप एक तीर दो निशान, ओके, सो लाइक दैट। तो एक ही कमांड से वो दोनों चीजें प्रिंटिंग हो जाएगी। देन नेक्स्ट आ रहा है ई इनवॉइस एप्लीकेबल। सो अगेन ई इनवॉइस इज अ पार्ट ऑफ अवर जीएसटी अम्ब्रेला, राइट। सो यहां पर ई इनवॉइस आपको यस कर देना है। अभी ई इनवॉइस आपके बिजनेस के लिए कभी एप्लीकेबल हुआ? ओके, अगर आप गूगल पे जरा सा ई इनवॉइस सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग डेट दिखाई देगी, राइट। तो आपको थोड़ा आधा घंटा स्पेंड करना है और अंडरस्टैंड करना है कि आपकी डेट आपके लिए ई इनवॉइस कब से एप्लीकेबल हुआ है। ओके, और अगर आपका बिजनेस वो टर्नओवर के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो आपका काम बच जाएगा, आप इसको नो कर दो और कंटिन्यू करो। अगर आपका बिजनेस ई इनवॉइस के क्राइटेरिया में आ रहा है तो फिर थोड़ा टेंशन लो, ओके, और एप्लीकेबल फ्रॉम यहाँ पर डिफाइन कर दो कि कब से आपका बिजनेस ई इनवॉइस के क्राइटेरिया के अंदर आया है, और फिर आप वो डेट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो एंड कंटिन्यू कर सकते हो। बिल फ्रॉम प्लेस, तो लेट्स से आई एम टेकिंग मुंबई इन माय केस। देन डिफॉल्ट पीरियड फॉर ई इनवॉइस रिपोर्ट, बिल बनने से लेके ई इनवॉइस जनरेट करने तक, आपके बुक्स में बिल बनने से लेके या कस्टमर को इश्यू, कस्टमर तो नहीं, ठीक है, आपके बिल बुक्स में बिल बनने से या मटेरियल डिस्पैच होने से लेके ई इनवॉइस जनरेट करने का जो डेट लिमिट है वो कितना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेज के बाद आपको ई इनवॉइस सबमिट करना होगा या जनरेट करना होगा, राइट। सो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो 3 डेज है। ओके, सो आप इसको 7 डेज 2 डेज
based on the applicability you can modify but keep it 3 days as is which is currently applicable. हाँ, अब ये क्या बोल रहा है, send e-way bill details with e-invoice, बराबर ना। सो कितना काम बचा रहा है आपका, बिल बनाया, ई-वे बिल भी बना, ई इनवॉइस भी बना, राइट। सो ये तो एक तीर में तीन तीन निशान हो रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो ई वे बिल के लिए भी चला जाएगा और ई इनवॉइस के लिए भी चला जाएगा। सो वो दोनों काम आपके होके उसके जो रिस्पेक्टिव नंबर्स है या जो क्यूआर कोड है वो सारा वो लाके कैप्चर कर देगा। सो व्हेन यू टेक अ प्रिंट ऑफ योर इनवॉइस इट विल वो आपका क्यूआर कोड भी प्रिंट करेगा ई इनवॉइस का, और सेकेंड और थर्ड कॉपी आपका ई वे बिल का भी प्रिंट करेगा। सो ये सारे फीचर्स है जो टैली प्राइम में जीएसटी के लिए अवेलेबल है। आप आपके बिजनेस के हिसाब से उसको एनेबल डिसेबल कर सकते हो। ओके, सो आप चेक कीजिए आपके टैली में और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। डेफिनेटली अगर कुछ आपको क्वेरीज रहेगी तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे आपका क्वेरीज शेयर कर सकते हो। ओके।